कृषि की 3 समस्याओं का वर्णन कीजिए। उत्तर इसका 80 शब्दों में लिखना है। तो पहली समस्या है, भारतीय कृषि आज भी मानसूनी वर्षा पर आधारित है। अर्थात आज भी सिंचाई की समुचित व्यवस्था नहीं है। दूसरी समस्या, कृषि उत्पादों के लिए भंडारण की सुविधा नहीं के बराबर है, जिसके कारण कच्चे उत्पाद बहुत कम समय में सड़ जाते हैं या खराब हो जाते हैं। तीसरी समस्या है, कृषि उत्पादों का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है। जिसके कारण लोग कृषि से पलायन कर रहे हैं। और बेरोजगारी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है।
बढ़ती जा रही है। तो ये भारतीय कृषि की सबसे बड़ी समस्या है और इन तीनों समस्याओं में सबसे महत्वपूर्ण समस्या कृषि उत्पादों का उचित मूल्य न मिल पाना है, जिसके कारण लोग कृषि से पलायन कर रहे हैं और बेरोजगारी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। यदि उनको उचित मूल्य दे दिया जाए तो लोग कृषि में और अधिक मन से काम करेंगे और बेरोजगारी घटने लगेगी, क्योंकि लोगों को रोजगार खोजना नहीं पड़ेगा, ऑलरेडी उनके घरों में ही रोजगार उपलब्ध हो जाएगा। अब हम तीसरे का अथवा क्वेश्चन देखेंगे, जो आप 80 शब्दों में अपना उत्तर या 80 से कम 50, 60, 70 शब्दों में लिखने का प्रयास करेंगे, जो कि परफेक्ट उत्तर हो। यह तो बिल्कुल परफेक्ट उत्तर है, आपको इससे अधिक कुछ नहीं लिखना है। चूंकि 3 ही समस्या पूछ रहा है, आइए भारतीय कृषि की सबसे महत्वपूर्ण समस्या है जो आप लिख सकते हैं और यही लिखना चाहिए। तीसरे का अथवा है, तीसरे का अथवा प्रश्न है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। इसका उत्तर आपको 80 शब्दों में लिखना है। प्रश्न के जगह पे हमने प्रश्न लिख दिया। उत्तर विशेषता लिखने से पहले आपको उपभोक्ता कौन है, किसको उपभोक्ता आप मानते हैं, या इस अधिनियम के तहत 1986 में किसे उपभोक्ता माना गया, उसको आप जरूर लिखेंगे। तो सबसे पहले आप उपभोक्ता का अर्थ लिखेंगे। उपभोक्ता किसे कहते हैं या कौन है। इस अधिनियम या उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986
के अनुसार उपभोक्ता वह है, उपभोक्ता वह है जो उपभोग के लिए वस्तुओं को क्रय करता है तथा सेवाओं को किराए पर लेकर उपयोग करता है, न कि उसे पुनः लाभ कमाने के लिए बेचता है। यह तो उपभोक्ता का अर्थ हो गया कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार उपभोक्ता वह है जो उपभोग करने के लिए वस्तुओं को क्रय करता है अर्थात खरीदता है तथा सेवाओं को किराए पे लेकर के उपयोग करता है, न कि उसे पुनः लाभ कमाने के लिए बेचता है। अब इसकी प्रमुख विशेषताएं अर्थात 1986 जो में उपभोक्ता अधिनियम बना था उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? तो प्रमुख विशेषता प्रमुख विशेषताएं सॉरी, यह अधिनियम पहला विशेषता है कि यह अधिनियम सभी सार्वजनिक निजी और सहकारी वस्तुओं सेवाओं और संस्थाओं पर लागू होता है। दूसरी विशेषता है यह अधिनियम तब तक
तब तक लागू रहता है जब तक सरकार इस अधिनियम में छूट नहीं देती है। ये दूसरी प्रमुख विशेषता है कि यह अधिनियम तब तक लागू रहता है जब तक सरकार इस अधिनियम में छूट नहीं देती है। तीसरी विशेषता है जो कि सबसे प्रमुख विशेषता है, सभी में महत्वपूर्ण विशेषता है। यह अधिनियम इस अधिनियम के प्रावधान इस अधिनियम के प्रावधान प्रतिपूरक या क्षतिपूरक के रूप में काम करते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि आपने कोई सामान खरीदा और वह मानक के अनुसार कम या घटिया निकल गया, तो आप उस संस्था, उस दुकानदार पे उपभोक्ता फोरम में, न्यायालय में जाकर के मुकदमा करके उतने मूल्य का या उससे अधिक मूल्य का क्षतिपूरक प्राप्त कर सकते हैं, अपना वस्तु वापस ले सकते हैं। ये था उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की प्रमुख विशेषताएं, जो आपको 80 शब्दों में लिखना है। आप उससे कम 50, 60, 70 शब्दों में भी उत्तर परफेक्ट पूर्ण रूप से दे सकते हैं। अब हम चल रहे हैं प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या या क्वेश्चन संख्या 4 बहुत ही महत्वपूर्ण है, आज कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछा भी गया है। भारतीय कृषि पर क्वेश्चन संख्या 4, भारतीय कृषि पर
वैश्वीकरण, वैश्वीकरण जिसे अंग्रेजी में ग्लोबलाइजेशन कहते हैं, ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण का प्रभाव, कृषि वैश्वीकरण का प्रभाव लिखिए। आपको मैं बता दूं, यह प्रश्न हर साल किसी न किसी पेपर में रहता है, लेकिन इसका उत्तर किसी भी किताब में सरल ढंग से नहीं लिखा गया है, जिससे बच्चा सरलता पूर्वक समझ सके और उत्तर लिख सके। आज मैं आपको इसका प्रभाव या उत्तर लिखने का प्रयास करूंगा, जिससे आप सरलता पूर्वक समझ जाएंगे। हाँ, तो पहला प्रभाव है वैश्वीकरण के कारण, वैश्वीकरण के कारण भारत की सरकार कृषि में दिए जाने वाले, कृषि में दिए जाने वाले छूट अर्थात सब्सिडी को धीरे धीरे कम करते हुए समाप्त कर रही है, दूसरा प्रभाव है वैश्वीकरण के कारण देसी बीज जिसे मूल बीज भी कहते हैं, बीज समाप्त हो रहे हैं, और मूल बीजों के स्थान पर किसान संकर
संकर हाइब्रिड। हाइब्रिड HYBRID हाइब्रिड बीजों का प्रयोग करने के लिए मजबूर हो गया है। मजबूर हो गया है। तीसरा प्रभाव है वैश्वीकरण के कारण कृषि में विदेशी कृषि यंत्रों के प्रयोग का प्रचलन बढ़ने से कृषि लागत महंगी होती जा रही है। चौथा प्रभाव है भारतीय कृषि में विदेशी निवेश के कारण विदेशी निवेश के कारण बिचौलिए अधिक लाभ उठा रहे हैं। किसान कम ये था भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण, जिसे भूमंडलीकरण भी कहते हैं, क्या प्रभाव पड़ रहा है या पड़ा हुआ है, और भविष्य में और अधिक इसका खतरनाक परिणाम देखने को मिलेगा। तो आप 80 शब्द से कम या अधिक से अधिक 80 शब्द में उत्तर लिखने का प्रयास करेंगे और इससे सरल भाषा में
कहीं किसी किताब में आपको नहीं मिलेगा। इसलिए आप इसको नोट बना लीजिए या रट लीजिए, समझ लीजिए। और परीक्षा में हर साल पूछा गया है, बोर्ड परीक्षा में, इसलिए आप इसको परफेक्ट उत्तर मान करके, आप परफेक्ट है भी, इसके अलावा कहीं कोई कर आप जो है कि कुछ दूसरा नहीं लिखेंगे। आपको अगर यह प्रश्न लिखने को मिलता है तो 4 में 4 मिलेगा लिखने में ऐसा उत्तर को। अब हम चौथे का अथवा चार का अथवा प्रश्न है, राष्ट्रीय व्यापार तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अंतर लिखिए। राष्ट्रीय व्यापार तथा अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अंतर लिखिए। इसका उत्तर है अब इसका उत्तर आप 80 या कम शब्दों में अच्छे ढंग से लिख सकते हैं, जिसको हम लिखने का प्रयास करेंगे। तो एक कॉलम बना लेंगे, एक तरफ लिखेंगे राष्ट्रीय व्यापार और दूसरी तरफ लिखेंगे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। पहला अंतर है राष्ट्रीय व्यापार में। राष्ट्रीय व्यापार दो राज्यों के मध्य होता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में पहला है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार दो या अधिक देशों के मध्य होता है। दूसरा अंतर, राष्ट्रीय व्यापार
व्यापार में किसी प्रकार का किसी प्रकार का कोई शुल्क जिसे टैक्स कहते हैं, टैक्स शुल्क नहीं देना पड़ता है, नहीं देना पड़ता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सीमा शुल्क जिसे कस्टम ड्यूटी कहते हैं, कस्टम ड्यूटी, सीमा शुल्क देना पड़ता है। तीसरा अंतर, राष्ट्रीय व्यापार में कृषि उत्पादों अर्थात अन्न तथा खाद्य वस्तुओं का व्यापार होता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में तीसरा अंतर, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रमुख रूप से प्राकृतिक संसाधनों तथा विनिर्माण वस्तुओं या उद्योगों में उत्पादित वस्तुओं की आयात, वस्तुओं का आयात निर्यात होता है। चौथा अंतर है राष्ट्रीय व्यापार
राष्ट्रीय व्यापार में आवश्यकता को देखा जाता है न कि लाभ कमाया जाता है, न कि लाभ कमाया जाता है। जबकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में लाभ और व्यापार संतुलन को प्राथमिकता दिया जाता है। ये था वर्णनात्मक फर्स्ट का 4 क्वेश्चन, जो अथवा करके आपको मैंने 8 प्रश्नों का उत्तर लिखने का प्रयास किया, आपको समझाया। आप पढ़ेंगे तो अवश्य ही इन उत्तरों को 80 शब्द में से कम परफेक्ट तरीके से लिख सकते हैं, जिससे आपको 4 में 4 नंबर का प्रश्न है तो 4 में 4 जरूर आपको मिलेगा, अगर आपने जो है सुंदर और सही लिखा तो। धन्यवाद।